पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पेंगान सिस्टर चैन को उसके एंसेस्टर की टोम के पास ले जा रहा था ताकि वो वहां पर जाकर अपने एंसेस्टर के लिए कुछ प्रार्थना वगैरह कर सके। इस वजह से पेंगान का ये काम तो यहाँ पर पूरा हो जाता है। उसी के साथ साथ हमने गुआन को देखा था जो गाँव को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर जो था वो लियर को भेज देता है क्योंकि लियर भी अपना ब्रेक थ्रू करना चाहता था। तो अगर उसे अपना ब्रेक थ्रू करना है तो उसको अपने ही जैसे पावरफुल बंदे को मारना पड़ेगा या फिर उसे हराना पड़ेगा। यही वजह थी कि लियर सीधा का सीधा गुआन के साथ लड़ने के लिए चले जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है और यहाँ पर लियर गुआन के ऊपर भारी भी पड़ रहा था। वो उसको बहुत मारता मार मार कर गुआन की हालत खराब कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में गुआन जब बहुत ज्यादा मार खाने के बाद नदी के अंदर जा गिरा था तो वो किसी और ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया होता है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी डीमन वगैरह का वर्ल्ड है। वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वो कहता है मुझे यहाँ पर पता है कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए और ब्रेक थ्रू करने के लिए किसी इमॉर्टल या फिर जीनियस वगैरह को ही मारना पड़ता है, लेकिन उसके लिए पहले वैसा जिगरा चाहिए जिसके अंदर हिम्मत हो, वही ये काम कर पाता है। तभी पीछे से एक सिपाही ने सीधा गुआन के अंदर भाला लाकर घुसा दिया था। वो सिपाही भी यहाँ पर इसी डीमन वर्ल्ड के अंदर कैद था। इस चीज को देखकर गुआन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो वही भाला अपने अंदर से निकालता है और सिपाही के आर पार जाकर घुसेड़ देता है। लेकिन ये करने की वजह से उस डीमन वर्ल्ड के अंदर जितने भी डीमन थे वो सभी एक्टिवेट हो जाने लगते हैं कि आखिर गुआन की हिम्मत कैसे हुई यहाँ के बंदे की जान लेने की। वो सारी इविल और डार्कनेस वाली जो पावर थी वो गुआन को पूरी तरह से घेरने लग जाती है। असल में ये ऐसा वर्ल्ड है जो लोगों के माइंड के अंदर चलता है, यानी कि इस जगह पर असल में गुआन नहीं आया बल्कि उसकी स्पिरिट और उसकी कॉन्शियसनेस यहाँ पर आ चुकी है। उसकी फिजिकल बॉडी अभी भी तालाब के अंदर ही है जहाँ पर लियर ने उसको मारकर फेंक दिया था, लेकिन उसका माइंड यहाँ पर पहुंच चुका है और उस माइंड के ऊपर अब वो डार्कनेस वाली जो रेड पावर थी कंट्रोल हासिल करना चाह रही थी ताकि पूरी तरह से गुआन को एक डीमन बना दे और वो भी यहाँ पर हमेशा के लिए कैद रह जाएगा। अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो पहले उसको अपना ब्रेक थ्रू करना है, उसके बाद इन सभी डार्कनेस वाली पावर को खत्म करना है, उसके बाद ही वो यहाँ से बाहर निकल सकता है, वरना वो भी एक बिल्कुल जिंदा लाश बनकर हमेशा के लिए इस डार्कनेस वाले वर्ल्ड के अंदर कैद रह जाएगा। गुआन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डार्कनेस की जो पावर थी उसे कम करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है पूरे 1000 साल से मैं डाली डायनेस्टी का नंबर 1 जीनियस रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटी मोटी डार्कनेस की पावर मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं यहाँ की हर एक डार्कनेस की पावर को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद अब देखते ही देखते रियल वर्ल्ड के अंदर गुआन की जो बॉडी थी वो नदी के अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है। उसका माइंड अभी भी वो डार्कनेस वाले वर्ल्ड में था, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी अब यहाँ पर लियर से फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी थी। गुआन के माइंड में लग रहा था कि वो किसी डीमन का मुकाबला कर रहा है, लेकिन असल में रियल वर्ल्ड के अंदर वो लियर का मुकाबला कर रहा था। लियर ही उसे डीमन जैसा दिखाई दे रहा होता है, तो वो बहुत गुस्से के साथ लियर को मारने लग जाता है। लियर भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गुआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहाँ पहले लियर गुआन के ऊपर भारी पड़ा था इस बार वो भारी नहीं पड़ता। डार्कनेस से लड़ते लड़ते गुआन अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो लियर के हर एक अटैक को रोक पा रहा था। वो उसके सारे अटैक को रोकता और उसके ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करते जाता, जिन अटैक को रोकना लियर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक से गुआन को हो क्या गया, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अचानक में कैसे बन गया। गुआन लियर को बहुत मारता है, लेकिन लियर भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और गुआन के साथ फाइट करता है। इनका बैटल इतना एपिक था कि इसको देखते ही रह जाए। दोनों की लड़ाई की वजह से समुद्र में भी पूरा रास्ता बन गया था उनकी पावर की वजह से, लेकिन तब भी ये दोनों यहाँ पर नहीं रुकते। एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे थे, मानो कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को चीर फाड़ के खत्म कर देंगे। गुआन यहाँ पर लियर को बहुत मारता है, लेकिन लियर भी उसके हर एक अटैक का जवाब दे रहा था। उनकी अटैक में इतनी पावर थी कि आसपास का पूरा इलाका तहस नहस हो जाता है। पूरे नदी का पानी तो समझो खत्म ही हो गया था इनकी फाइट की वजह से, लेकिन तब भी गुआन को कुछ नहीं होता। वो डीमन पावर से अपने माइंड के अंदर कंट्रोल कर रहा था और उसके साथ फाइट कर रहा था, और रियल वर्ल्ड में वो लियर के साथ फाइट कर रहा था। उसका माइंड अलग चल रहा था, उसकी फिजिकल बॉडी अलग चल रही थी। इसी वजह से वो खुद के होश में भी नहीं था और होश को खोकर वो ऐसा मारता है लियर को कि लियर को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो सीधा एक पहाड़ उठाता है और लियर के ऊपर ही फेंक देता है, लेकिन लियर ने एक ही हाथ से पूरा पहाड़ को तोड़ दिया था। वो हाथ मारते हुए पहाड़ के बीच में क्रैक ले आता है, लेकिन इतना भी कम नहीं था। लियर दोबारा जब अटैक करने की कोशिश करता है तो गुआन उसके सारे अटैक को रोक लेता है। गुआन बहुत मारता है उसको। वो लियर को और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कह रहा था कि बस इतना ही कर सकता है, मुझे लगा कि तू और ज्यादा कमाल का होगा, पहले तो बड़ा अच्छे से फाइट कर रहा था, अब क्या हो गया तुझे? आप मुझसे फाइट करना, मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इस वजह से लियर भी भड़क जाता है, इसलिए अब वो वहाँ पर गुआन को भी पीटने लग गया था। वो बहुत मारता है गुआन को, पूरी उसने अपनी जान लगा दी थी ताकि वो गुआन को मार डाले, लेकिन फिर भी वो गुआन को नहीं मार पा रहा था। यहाँ गुआन रियल वर्ल्ड के अंदर लियर के ऊपर भारी पड़ रहा था, तो उसी तरह से माइंड के अंदर जहाँ डीमन वर्ल्ड के अंदर गुआन का माइंड चला गया है, वहाँ पर वो
उन डीमन और डार्कनेस की पावर पे भारी पड़ते जा रहा था। वो डार्कनेस की पावर को अपने अंदर कंट्रोल करने लग जाता है। बड़े से बड़े डीमन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते। गुवान ने सारे के सारे डीमन को खत्म कर दिया था। आखिरी में एक बहुत बड़ा डीमन बचा होता है, तो वो भी इतना घसीट के उसको पंच मारता है कि उस डीमन की हालत खराब हो चुकी थी। वो डीमन इतने आसानी से नहीं मरने वाला था। यहाँ वो वर्ल्ड में डीमन को पंच मार रहा था, तो लियर वर्ल्ड में उसने लियर को ही पंच मार दिया होता है, जिस वजह से लियर की भी हालत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब लियर यहाँ पर हार जाएगा। इसके बाद गुवान ऐसा अटैक करते हुए उस डीमन को खत्म ही कर देता है कि वो डीमन के वर्ल्ड से बाहर निकल कर आ चुका था। अब उसे होश आ गया होता है और उसे समझ आने लग गया था कि वो क्या कर रहा है। डीमन की जितनी भी डार्कनेस की पावर थी वो सब खत्म हो चुकी थी। गुवान ने खुद को डीमन के वर्ल्ड से आजाद कर लिया। मानना पड़ेगा बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है ये। और यहाँ पर सिर्फ उसने खुद को आजाद नहीं किया था, बल्कि उसने अपना ब्रेक थ्रू भी किया था। लियर को तो उसने नहीं मारा, लेकिन डीमन को खत्म करके उसने अपना ब्रेक थ्रू जरूर कर लिया। ये सारी चीज यहाँ पर लियर की बदौलत ही हो पाई थी। तो वो लियर का थैंक यू कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद की, जिस ब्रेक थ्रू को मैं काफी टाइम से नहीं कर पाया था। लियर उदास हो जाता है कि यार मैं अपना ब्रेक थ्रू करने वाला था, लेकिन मेरा ब्रेक थ्रू ही नहीं हुआ, और देखो इसका आराम से ब्रेक थ्रू हो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है यार। इसलिए वो गुवान से कहता है कि चल ठीक है, जा आप तो अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं। मास्टर अपना सेट के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे थे। वो बच्चों को एक टेस्ट दे रहे होते हैं कि देखो मैंने तुम लोगों को एक टॉपिक लिख कर दिया, इसे अच्छे से कॉपी करना और इसके ऊपर एक अच्छा सा पैराग्राफ वगैरह लिख कर लाना, जिसे जो समझ में आता है और जो अच्छा लगता है वो टॉपिक चुन सकता है। तो बच्चे आपस में झगड़ा करने लग गए थे कि मुझे ये वाला टॉपिक चाहिए, तो मुझे वो वाला टॉपिक चाहिए। बच्चे बिल्कुल हैरान और बिल्कुल अनजान थे कि कुछ दिनों में यहाँ पर कैसी बड़ी तबाही आने वाली है। तभी वहाँ पर मिस्टर मा आ जाता है, वही बंदा जो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने का काम करता है। यहाँ पर आने के बाद मिस्टर मा जो था वो मास्टर से कह रहा था कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप बताएंगे कि आखिर दुनिया में जेंटलमैन पैदा ही क्यों होते हैं, आखिर उन्हें बनाया ही क्यों जाता है। मास्टर कहते हैं कि जेंटलमैन को हेवन क्रिएट करता है, वो भी इसलिए क्रिएट करता है ताकि वो दुनिया में इक्वालिटी को बरकरार रख सके। वो ऐसा इंसान हो जिसकी सब लोग बात माने और वो सबको एक नजर से देखता हो। जिसपे मिस्टर मा कहता है तो क्या जेंटलमैन अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करता क्या? जेंटलमैन को भी खुद के बारे में भी तो कभी सोचना चाहिए ना। मास्टर कहते हैं मैंने बताया ना तुम्हें कि सबकी जिंदगी की वैल्यू एक ही है। हर एक इंसान अपने जीने और मरने को खुद डिसाइड नहीं करता, हर इंसान जीना ही चाहता है। जिसमें मिस्टर मा कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? बस इस छोटे से गांव जिसमें 4 से 5,000 लोग भी मुश्किल से रहते होंगे, उसके लिए आप इतना बड़ा कदम उठाने क्यों जा रहे हैं? आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। वो दोनों बातें करते ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच चुके थे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मास्टर मिस्टर मा से कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जेंटलमैन ऐसा इंसान होता है जिससे हर एक के बारे में एक हिसाब से सोचना चाहिए, चाहे वो 5 से 6,000 लोग हो, चाहे वो एक ही इंसान क्यों ना हो, सबको एक ही हिसाब से देखना है। सभी को अपनी जिंदगी प्यारी होती है, तो कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए ना। आपने इतना टाइम मेरे साथ गुजारा है, आप मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो आपको पता ही होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक इंसान को उसी नजर से देखता हूँ जितना कि मैं अपने करीबी को देखा करता हूँ। ये सुनकर मिस्टर मा आगे कुछ कह ही नहीं पाते, वो चुपचाप से वहाँ पर बैठ चुके थे। मास्टर वहाँ पर मिस्टर मा से कहते हैं कि देखो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि इस गाँव के अंदर तबाही आने वाली है। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना, उन सभी को हमारी जो दूसरी कंट्री है वहाँ पर लेकर चले जाना होगा। तुम चले जाओ वहाँ पर। मानता हूँ कि ये सफर थोड़ा सा मुश्किल होगा और लंबा भी होने वाला है, लेकिन यही रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे और सभी को यहाँ से लेकर तुम चले जाओगे। मेरे बारे में सोचने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाला और मैं यहीं पे रहूंगा। यहाँ पर कुछ क्लियर तरीके से समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मास्टर अपनी जान दांव पे लगाने वाले हैं इस गाँव को बचाने के लिए, जो इस गाँव पे खतरा आने वाला है उससे। दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं जो घर पर आकर लिन को देखने के लिए आया था कि वो ठीक भी है या फिर नहीं है। लिन की हालत में उतना ज्यादा सुधार नहीं आ रहा था, वो अभी भी काफी ज्यादा खुद को कमजोर ही महसूस कर रहा था। पिंगान को भी पता था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी होने वाली है, तो अगर यहाँ पर लिन रहेगा तो उसकी तबीयत तो पहले से खराब है, वो और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए वो उसे कहता है कि लिन तुम यहाँ से चले जाओ। तो मास्टर रुआन और उसकी बेटी जो होगी उनके साथ यहाँ से चले जाना, क्योंकि यहाँ पे रहोगी तो तुम्हें और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लिन कहता है कि देखो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जहाँ पर भी रहूंगा तुम्हारे साथ ही रहने वाला, और मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। लेकिन पिंगान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो उससे जबरदस्ती कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा। ये सुनकर लिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो उदास भी हो जाता है कि पिंगान तो उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं, जहाँ पर वो दूसरा वाला बंदा अभी भी डॉक्टर के लिए दारू वगैरह बनाकर दे रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर लियर भी पहुंच जाता है। डॉक्टर उससे कहता है कि लियर तुमने अपना ब्रेक थ्रू किया क्या, या फिर नहीं कर पाया तुम अपना ब्रेक थ्रू, तुम्हें अच्छा
मौका मिला था ना, बताओ कि तुमने अपना ब्रेक थ्रू किया या नहीं किया। लेयर कहता है कि मैंने करने की कोशिश तो की थी, लेकिन शायद मेरी जो कल्टीवेशन की फाउंडेशन है ना वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मेरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती तो गुआन से पहले मैं अपना ब्रेक थ्रू कर जाता, लेकिन यहाँ पर मैं तो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, पर गुआन ने अपना ब्रेक थ्रू किया और वो मुझे थैंक यू बोलकर भी चला गया। ये सुनकर दूसरा वाला बंदा जो होता है वो डॉक्टर से कहता है कि देखो यहाँ पर लियर तो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, तो डॉक्टर आप मुझे कोई तरीका बताओ ना जिससे मैं भी अपना ब्रेक थ्रू कर लूं। मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार हूँ ताकि बस मेरा ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन डॉक्टर कहता है कि तुम्हें मैंने पहले भी कहा है ना कि तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते, तो एक बात को लेकर तुम मुझे क्यों इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो। जैसा मैं करता हूँ वैसा ही कहते जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है, ब्रेक थ्रू करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये सुनकर लियर भी डॉक्टर से कहता है कि आप इतना ज्यादा रूड तरह से उस बंदे से क्यों पेश आते हैं, वो बिल्कुल मेरे एक छोटे भाई की तरह है। मैंने इतने सालों से आपका ख्याल रखा है, आपकी खिदमत की और आपके हमेशा साथ रहा, लेकिन तब भी आप उसके साथ इतना रूड बर्ताव क्यों करते हैं। लेकिन डॉक्टर उसको इस चीज का कोई जवाब नहीं देता। वो उससे कहते हैं कि देखो गांव में तबाही आने वाली है, तो तुम जितना हो सकता है अगर जाना चाहते हो गांव से तो चले जाओ, अपनी बीवी को उठाओ, बच्चे हैं तो उनको उठाओ और लेकर इस गांव को छोड़कर चले जाओ, उसे में तुम्हारा भलाई है, वरना आगे किसने नहीं देखा कि यहाँ पर क्या हो जाए। लियर वहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि तो क्या आप नहीं जाने वाले यहाँ से, आप यहीं पे रहेंगे, आपको भी तो चलना चाहिए ना, क्योंकि तबाही में तो आपको भी कुछ हो सकता है। डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ और अपनी मौत का ऐसे ही इंतजार कर रहा हूँ, तो चलो इसी बहाने मेरी मौत आ जाए तो अच्छी बात होगी। वैसे भी मेरा जिंदगी से मन भर चुका है, तो मुझे अब इसे और ज्यादा नहीं जीना। लियर जैसे ही वहाँ पर जाता है, जुआन की दादी जो थी उसकी आत्मा यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उसकी सोल को आफ्टर लाइफ में जाने से पहले ही डॉक्टर ने अपने पास कैद करके रख लिया था। सोल उसके पास ही होती है। जुआन की जो दादी थी वो डॉक्टर से कह रही होती है कि मुझे पता है कि आपने मेरी सोल को इसलिए रखा होगा ना ताकि मैं जुआन से दोबारा जाकर मिल सकूं। मुझे मेरे पोते को बस एक बार देखना है, उसे देख लूंगी ना तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगी। मुझे ऐसे बचाकर सोल को मेरी रखने का कोई फालतू मतलब तो नहीं होगा, आपने किसी न किसी वजह से ही मुझे यहाँ पर रखा है। ये सुनकर उस डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो सिगार फूंक रहा था वो सीधा उस सोल के ऊपर ही मार देता है। वो उसे कहता है कि देखो मैंने यहाँ पर किसी के ऊपर एहसान करने के लिए तुम्हें नहीं बचाया, मुझे खुद जरूरत थी इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है। जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा, और अगर तुम यहाँ पर वो नहीं करते हो तो तुम्हारी सोल को मैं अभी यहाँ से हेल में भेज दूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया ताकि तुम एनी टाइम उस ब्रिज के ऊपर नजर रखो जिस ब्रिज के नीचे वो हाई लेवल की स्वॉट टंगी हुई है जो किसी को अपना मास्टर चुनेगी। मुझे उस चीज की पल पल की जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं जल्दी वहाँ पर नहीं जा सकता, मैं ज्यादा टाइम यहीं पे रहता हूँ, तो मुझे आस पास क्या हो रहा है की जानकारी चाहिए। उसी के लिए मैंने तुम्हारी सोल को यहाँ पर बचा कर रखा है। तुम्हारे लिए जानना इतना ही काफी है, इससे ज्यादा कुछ जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो अब जाओ और जो काम मैंने तुम्हें दिया है तुम्हें वो काम करना है। जिसके बाद अब देखते ही देखते पूरे गांव के ऊपर का जो मौसम था वो पूरी तरह से बदलने लगता है, मानो कि यहाँ पर तूफान आने वाला है जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। डॉक्टर जब शांति से अपने घर के अंदर बैठा हुआ था तो वहाँ पर मास्टर आने लगते हैं जो डॉक्टर से ही मिलने के लिए आए हुए थे। डॉक्टर मास्टर को यहाँ पर देखकर एकदम हैरान रह जाता है कि अरे मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो बड़ी मुश्किल से अपने सेट से बाहर निकलते हो, कैसे आना हुआ यहाँ पर, तुम पहली बार मेरे घर के अंदर आए, आओ बैठो तुम्हारा स्वागत है। मास्टर कहते हैं कि मैं जरा ना यहाँ पर पिंगान से मिलने के लिए आया था, मुझे नहीं पता कि पिंगान कहाँ पर चला गया, मुझे उससे मिलना है। मुझे बस इतना पता था कि वो आपके पास तो आया ही करता है, जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं उसी के लिए यहाँ पर आया ताकि मैं यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, क्या पता थोड़ी देर के अंदर पिंगान यहाँ पर पहुंच जाए। इस वजह से मास्टर और डॉक्टर वहीं पर बैठ जाते हैं ताकि वो पिंगान के आने का इंतजार कर सके। बैठे बैठे दोनों वहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे। डॉक्टर मास्टर से कहता है कि मुझे पता है जो भी यहाँ पर होने वाला है तुम इसे इतनी आसानी से तो नहीं होने दोगे, तुम इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे। मुझे वो चीज नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो और उसको करने में कितनी ज्यादा मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम जैसे बंदों को मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपनी जान तक लगा दो। मास्टर यहाँ पर क्या करना चाहते हैं इसके बारे में भी कोई भी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो आगे आने वाले एपिसोड में अच्छी तरह से हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर तो बस अभी में ये बताया जा रहा है कि मास्टर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो तबाही को रोक सके, और वो चीज जो भी होगी वो बड़ी खतरनाक होगी। वो लोग आपस में यहाँ पर बातें कर रहे थे कि थोड़ी देर में पिंगान वहाँ पर पहुंच जाता है जो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर आपने कहा था कि लिन ठीक हो गया, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा खुद में कमजोरी महसूस कर रहा है, तो आपके पास कोई दूसरी दवा नहीं है क्या जिसकी मदद से उसे ठीक किया जा सके? आपने मुझे भी रिकवर किया था तो आप उसको भी रिकवर कर दो। लेकिन जब डॉक्टर यहाँ पर मास्टर को देखता है तो वह हैरान रह जाता है कि अरे मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको मुझसे कुछ काम किया था क्या? डॉक्टर पिंगान से कहता है कि देखो मैंने अपना दुकान बंद कर दिया, मैंने अपना डॉक्टर का धंधा भी छोड़ दिया क्योंकि तबाही वैसे भी आने वाली है, तो मैं लोगों का इलाज करके क्या करूंगा, तो तुम चले जाओ यहाँ से। मास्टर पिंगान से कहते हैं कि पिंगान जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद मास्टर और पिंगान दोनों बारिश के अंदर छतरी लिए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। मास्टर यहाँ पर पिंगान से कहते हैं कि देखो मुझे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तुमसे नहीं करनी है, लेकिन बस तुम्हें कुछ चीज देनी थी। वो अपने पास से छोटी सी सील निकालते हैं और वो पिंगान को देते हुए कहते हैं कि इसे अपने पास रखो, कभी न कभी ये तुम्हारे काम आएगी। इस सील को मैंने खास तुम्हारे ही बनाया है, जब काम आने वाली रहेगी ना तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किस में काम
आएगी। उसी के साथ साथ मुझे तुम्हें कुछ और कहना था। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को हमेशा अपने दिमाग में डाल कर रखना कि जेंटलमैन इंसान वही होता है जो हर खतरों को पार करके लोगों को बचाने के लिए खड़ा रहे। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, लेकिन दूसरों की जान की परवाह उसे हमेशा रहती है। तुम्हारे अंदर जेंटलमैन वाली खासियत है। वो टाइम जल्दी आएगा जब तुम्हें इस चीज को टेस्ट करने का भी मौका मिलेगा, तो उस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना। और इतना कहने के बाद मास्टर से जाने लगते थे। पिंगान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर मास्टर ने क्या कहा, उनके कहने का मतलब क्या था, अब वो मुझे ऐसा कहकर क्यों चले गए। मास्टर कभी भी कोई चीज बिना मतलब की तो नहीं कहते, कुछ न कुछ उनका मतलब था ये कहने में। इसके बाद यहाँ का मौसम और ज्यादा बदलने लग जाता है। इसी खराब मौसम के अंदर मास्टर उस ब्रिज पे जाकर खड़े हो जाते हैं जिस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए मास्टर रुआन ने लिन को मना किया था। और उसी ब्रिज के नीचे वो स्वॉर्ड टंगी हुई है जो किसी को भी अपना मास्टर चुनेगी। और उसी स्वॉर्ड के अंदर एक स्पिरिट भी मौजूद है। मास्टर यहाँ पर उसी स्पिरिट से बात करने के लिए आए थे, तो स्वॉर्ड के अंदर से स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाती है जो काफी ज्यादा उदास लग रही थी। मास्टर स्वॉर्ड स्पिरिट से कहते कि मुझे पता है तुम भी बहुत ज्यादा उदास हो और मैं भी इस चीज के लिए काफी ज्यादा उदास हूँ, लेकिन हमें वो चीज करनी ही होगी। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ सवाल है और उसका जवाब भी अब मुझे मिल चुका है। तुम इंतजार करना, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं कुछ ही टाइम के अंदर तुम्हें दे दूंगा। इधर पिंगान मास्टर की बात को सोचते सोचते जैसे ही वो अपने घर के पास आता है, वहाँ पर निंगिया बैठी हुई थी जो पिंगान से कहती कि पिंगान लिन चला गया, वो काफी ज्यादा उदास होकर यहाँ से चला गया है। ये सुनकर पिंगान एकदम परेशान हो जाता है कि अरे लिन तुमने क्या किया, मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाह रहा था ना, देखो मैं तुम्हारे लिए दवा भी लाया था, लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे चले गए, तुमने आखिरी बार मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। वो पूरे गुस्से के साथ भागते हुए लिन को ढूंढने के लिए जा रहा था। वो जंगल पार करता है, उसे जहाँ रास्ता दिखता वो उस रास्ते से होकर बस आगे जा रहा था ताकि लिन उसे मिल जाए, लेकिन उसे कहीं पर भी लिन दिखाई नहीं देता। काफी दूर आने के बाद उसे एक खाई के नीचे लिन का घोड़ा गाड़ी जाते हुए दिखा देता है जिसके अंदर बैठ के ही लिन वहाँ से जा रहा था। वो इस गाँव को छोड़कर जा रहा है। पिंगान ने उससे मना कर दिया कि वो उसके साथ नहीं रह सकता, तो उदास होकर लिन यहाँ से जा रहा था। पिंगान सोचता है कि अब मुझे रोकना है इसको, तो उसे खाई से कूदना पड़ेगा। तो वो सीधा वहाँ से नीचे कूद जाता है ताकि लिन को आखिरी बार देख सके, लेकिन तब तक कि वो घोड़ा गाड़ी वहाँ से आगे निकल चुकी थी और पिंगान वहाँ पर गिर जाता है। वो बस लिन को आवाज लगा रहा था, लेकिन लिन ने कुछ भी नहीं सुना, जिस चीज से पिंगान बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। निंगिया वहाँ पर आकर पिंगान से कहती है कि तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो, तुमने खुद ही भेजा था ना लिन को ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके, तो अब तुम्हें उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो तो प्रोटेक्ट रहेगा। पिंगान यहाँ पर लिन के साथ गुजारे हुए पल को याद कर रहा था कि उसके साथ उसने कितने अच्छे पल गुजारे हैं। अब न जाने वो लिन से कब दोबारा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी क्यों ना आ जाए, पिंगान तो इस गाँव को छोड़कर नहीं जाने वाला है, वो यहीं पे रहेगा। क्या पता हो सकता है कि उस तबाही के अंदर उसकी जान तक चली जाए, तो वो आखिरी बार अब लिन से मिल भी नहीं पाया। इसी चीज को सोचकर वो काफी ज्यादा उदास हो रहा था। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो इसी तूफान के अंदर एक होटल में आकर बैठ जाते हैं। वो वहाँ पर आकर चाय वगैरह पी रहे थे और चाय पीते पीते इस तूफान के आने का इंतजार कर रहे थे जो इस टाउन को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ ब्रदर सॉन्ग जब घोड़ा गाड़ी के अंदर युजुई के साथ आगे बढ़ रहा था, तो युजुई एकदम ज्यादा घबराई होती है। वो कह रही थी कि वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डर रही थी। ब्रदर सॉन्ग को भी समझ नहीं आता कि अचानक से युजुई को क्या हो गया, उसे कौन सा दौरा पड़ गया, ये कैसी बातें कर रही है। उसी के साथ साथ वो बॉल जो कि इस पूरे के पूरे गांव को दर्शाता है उसमें भी क्रैक पड़ने लग गए थे, यानी कि बॉल टूटा तो ये टाउन तो पूरा बर्बाद हो ही जाएगा। इस वजह से मास्टर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और अपनी बहुत ही जायंट स्पिरिट को वहां पर बना लेते हैं। जायंट स्पिरिट बनाने के बाद उन्होंने अपने हाथ के अंदर ही उस टाउन को रिप्रेजेंट करने वाली बॉल को रख लिया था ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बॉल को प्रोटेक्ट कर पाए। अगर उन्होंने उस बॉल को प्रोटेक्ट किया तो गाँव तो वैसे ही बच जाएगा। समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन मास्टर जो भी कर रहे हैं वो बड़ा ही खतरनाक है। इसी वजह से सब लोग मास्टर के लिए इतना ज्यादा टेंशन में, लेकिन वो क्या है ये अभी हमें इस एपिसोड में नहीं बताया जाता, वो हमें आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर